टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो अपनी भव्यता और त्रासदी दोनों के लिए जाना जाता है, महत्वाकांक्षा से पैदा हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में व्हाइट स्टार लाइन, एक प्रमुख जहाज कंपनी, ने ट्रांस अटलांटिक यात्री व्यापार पर हावी होने के लिए 3 विशाल समुद्री जहाजों की कल्पना की थी। ये जहाज ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक अब तक के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाजों के रूप में डिजाइन किए गए थे। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ था। हजारों श्रमिकों ने जहाज के विशाल पतवार, शक्तिशाली इंजन और विस्तृत आंतरिक भागों को इकट्ठा करने के स्मारकीय कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। टाइटैनिक एक इंजीनियरिंग चमत्कार था जो लंबाई में 882 फीट से अधिक तक फैला हुआ था और 46,000 से अधिक का कुल टन भार था। दुनिया भर के अखबारों ने बड़ी दिलचस्पी से टाइटैनिक के निर्माण का अनुसरण किया। जनता परियोजना के विशाल पैमाने और अद्वितीय विलासिता के वादे से मुग्ध थी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज से कहीं अधिक था। ये मानव सरलता और उस समय की तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक था। टाइटैनिक को अपने यात्रियों को बेजोड़ भव्यता का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रथम श्रेणी के आवास बेहतरीन होटलों को टक्कर देते थे, जिनमें भव्य स्वीट्स, एक भव्य सीढ़ी, एक स्विमिंग पूल, एक तुर्की स्नान और यहां तक कि एक व्यायामशाला भी थी। भोजन रूमों में विश्व स्तरीय रसोइयों द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते थे। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों ने भी आरामदायक केबिन और विशाल सार्वजनिक क्षेत्रों का आनंद लिया, जिसमें एक पुस्तकालय और एक धूम्रपान कक्ष शामिल था। यहां तक कि तीसरे दर्जे के यात्रियों जो अधिक मामूली आवास में यात्रा कर रहे थे के पास उन सुविधाओं तक पहुंच थी जिन्हें उस समय के लिए मानक से ऊपर माना जाता था। टाइटैनिक के डिजाइनरों का लक्ष्य अपने यात्रियों की हर जरूरत और इच्छा को पूरा करना था, एक तैरता हुआ महल बनाना जो अटलांटिक के पार एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा करता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू की, जो न्यूयॉर्क शहर के लिए बाध्य थी। इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक यात्रियों के जहाज पर चढ़ते ही उत्साह का माहौल बन गया। टाइटैनिक का प्रस्थान एक प्रमुख मीडिया कार्यक्रम था, जिसमें भीड़ अकल्पनीय जहाज को रवाना होते देखने के लिए जमा हो रही थी। यात्रियों में उस समय के कुछ सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली लोग शामिल थे, जिनमें जॉन जैकब एस्टोर चतुर्थ, बेंजामिन गुगेनहाइम और मॉली ब्राउन शामिल थे। 800 से अधिक की संख्या वाले टाइटैनिक के चालक दल ने प्रथम श्रेणी के अभिजात वर्ग से लेकर अमेरिका में एक नए जीवन की तलाश में तीसरे दर्जे के अप्रवासियों तक प्रत्येक यात्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया। टाइटैनिक में यात्रियों का एक विविध समूह सवार था, जो समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों में प्रमुख व्यवसायी, सोशलाइट और कलाकार शामिल थे। द्वितीय श्रेणी के यात्री मुख्य रूप से पर्यटक, शिक्षाविद और पादरी वर्ग के सदस्य थे। तीसरे दर्जे के यात्री बड़े पैमाने पर आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और यूरोप के अन्य हिस्सों के अप्रवासी थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। चालक दल भी उतना ही विविध था, जिसमें विभिन्न देशों के अधिकारी, इंजीनियर और स्टीवर्ड शामिल थे। विशाल समुद्र को नेविगेट करने से लेकर भोजन परोसने और शानदार आवास बनाए रखने तक जहाज के संचालन के लिए चालक दल के सदस्य जिम्मेदार थे। अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद यात्रियों और चालक दल ने एक समान लक्ष्य साझा किया, अटलांटिक के पार एक सुरक्षित और तेज यात्रा। भाग 5, चेतावनियां और नजरअंदाज। टाइटैनिक के आखिरी घंटे। जैसे ही टाइटैनिक पश्चिम की ओर भाप से चल रहा था, वायरलेस ऑपरेटरों को क्षेत्र में बर्फ की चेतावनी देते हुए अन्य जहाजों से कई संदेश मिले। हालांकि ये सभी चेतावनियां पुल तक नहीं पहुंच पाईं, और जो पहुंचाई गईं, उनमें से कुछ को खारिज कर दिया गया। टाइटैनिक अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और शांत समुद्री परिस्थितियों में विश्वास करते हुए लगभग पूरी गति से नौकायन करता रहा। 14 अप्रैल 1912 की शाम को तापमान काफी गिर गया और समुद्र भयानक रूप से शांत हो गया। कौवे के घोंसले में लुकआउट, जो खतरों के लिए क्षितिज को स्कैन करने का काम करते थे, अंधेरे में स्पष्ट रूप से देखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चेतावनियों और बदलती मौसम की स्थिति के बावजूद टाइटैनिक आगे बढ़ता रहा, इस खतरे से अनजान था जो आगे था। भाग 6, टक्कर कोर्स। एक हिमखंड के साथ घातक मुठभेड़। 14 अप्रैल को रात के 11:40 पर
एक लुकआउट ने टाइटैनिक के रास्ते में सीधे एक हिमखंड देखा। अलार्म बजाया गया और जहाज के अधिकारियों ने बर्फ के विशाल ब्लॉक को दूर करने का प्रयास किया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक इतनी जल्दी मुड़ने में असमर्थ अपनी दाहिनी ओर हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव हालांकि पहली बार में सूक्ष्म था। जहाज के माध्यम से एक कंपकंपी भेज दी। निचले डेक में यात्रियों ने झटका सबसे अधिक महसूस किया, जबकि ऊपरी डेक में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर खतरे से अनजान थे। पानी की रेखा के नीचे हिमखंड ने टाइटैनिक के पतवार में कई जगहों पर दरारें डाल दी, जिससे कई डिब्बे टूट गए। जहाज के पतवार में पानी भरने लगा और अकल्पनीय टाइटैनिक का विनाश तय हो गया। भाग 7। अराजकता और साहस, टाइटैनिक का डूबना। जैसे ही निचले डेक में पानी भर गया, टाइटैनिक काफी हद तक सूचीबद्ध होने लगा। यात्रियों और चालक दल को जब स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने यह महसूस करते हुए कि उनका जहाज डूब रहा है, लाइफ बोट को लॉन्चिंग के लिए तैयार करने का आदेश दिया। हालांकि टाइटैनिक में जहाज पर सवार लोगों के लगभग आधे लोगों के लिए ही पर्याप्त लाइफ बोट थी। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने के आदेशों का पालन करते हुए चालक दल ने लाइफ बोट को लोड करना शुरू कर दिया, जिससे परिवारों के अलग होने के अराजक और हृदय विदारक दृश्य सामने आए। यात्रियों और चालक दल द्वारा अपनी मृत्यु दर का सामना करने के कारण साहस और निस्वार्थता के कार्य आम थे। भाग 8। समय के खिलाफ एक दौड़, बचाव के प्रयास और बचे हुए। जैसे ही टाइटैनिक पानी में नीचे डूबता गया, संकट रॉकेटों ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। वायरलेस ऑपरेटरों ने एसओएस सिग्नल भेजे, इस उम्मीद में कि पास का कोई जहाज मदद के लिए उनकी गुहार सुनेगा। घंटों बाद न्यूयॉर्क से फ्यूम के रास्ते में एक यात्री लीनर आरएमएस कारपेथिया ने टाइटैनिक के संकट कॉल प्राप्त किए। कारपेथिया के कप्तान आर्थर रोस्ट्रॉन ने टाइटैनिक की दुर्दशा के बारे में जानने पर अपने जहाज को रास्ता बदलने और आपदा स्थल की ओर पूरी गति से भांप लेने का आदेश दिया। कारपेथिया सुबह करीब 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचा और लाइफ बोट से बचे लोगों को खींचना शुरू कर दिया। टाइटैनिक पर सवार 2200 से अधिक यात्रियों और चालक दल में से केवल 705 लोग ही इस आपदा से बच पाए। भाग 9। उसके बाद जांच और सुरक्षा नियम। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। अखबार आपदा के वृत्तांतों से भरे हुए थे और जनता जानमाल के भारी नुकसान पर शोक मना रही थी। त्रासदी के कारणों का पता लगाने और भविष्य में इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए अटलांटिक के दोनों किनारों पर जांच शुरू की गई। जांच में योगदान करने वाले कारकों की एक श्रृंखला का पता चला, जिसमें अपर्याप्त लाइफ बोट, अपर्याप्त सुरक्षा नियम और मानवीय त्रुटि शामिल हैं। त्रासदी ने समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें अधिक लाइफ बोट के लिए आवश्यकताएं, अनिवार्य लाइफ बोट अभ्यास और उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती की स्थापना शामिल है। भाग 10। खोए हुए लोगों को याद करना, स्मारक और श्रद्धांजलि। टाइटैनिक के डूबने का उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, और पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर में स्मारक और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में एक स्मारक उस गोदी के पास खड़ा है जहां से टाइटैनिक रवाना हुआ था। न्यूयॉर्क शहर में स्ट्रॉस पार्क में एक स्मारक बनाया गया था जो इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस को समर्पित था, एक ऐसा जोड़ा जिसने अलग होने के बजाय एक साथ मरना चुना। कई पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों ने टाइटैनिक की कहानी को याद किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मरने वालों की स्मृति कभी नहीं भुलाई जाएगी। 1963 में स्थापित टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी जहाज और उसके यात्रियों के इतिहास पर शोध और संरक्षण जारी रखे हुए है। भाग 11। टाइटैनिक की स्थायी विरासत, एक सतर्क कहानी। टाइटैनिक का डूबना एक कालातीत सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें प्रकृति की शक्ति के सामने विनम्रता के महत्व, तैयारी की आवश्यकता और प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव भावना की स्थायी ताकत की याद दिलाता है। आपदा के एक सदी बाद भी टाइटैनिक हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखता है, हमें याद दिलाता है कि मानव की सबसे बड़ी रचनाएं भी अजेय नहीं है। टाइटैनिक की कहानी जीवन की नाजुकता और हर पल को संजोने के महत्व का प्रमाण है। यह हानि और अस्तित्व, साहस और कायरता, प्रेम और बलिदान की कहानी है। टाइटैनिक की विरासत एक जटिल है जो दुख और प्रेरणा दोनों से भरी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव